बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क दुश्मन अनासिर और माफिया ने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वही स्लीपर सेल्स जिसके मुतालिक माजी में बतलाया जा चुका है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के आखिरी फेज में दुश्मन अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। ये स्लीपर सेल्स मुख्तलिफ सियासी जमातों से लेकर मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की सफों में एक अनदेखे वजूद की मानिंद अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर के दाता दरबार में धमाका करके स्लीपर सेल्स ने अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। याद रहे कि ये वाकया उन हालात में रोनुमा हुआ जब नेशनल एक्शन प्लान के सेकंड फेज का ऐलान किया गया और खास तौर पर ऑपरेशन का रुख सिंध की जानिब मोड़ने का फैसला किया और फिर 7 मई को नवाज शरीफ की जमानत मंसूख होती है और वापस उसे जेल जाना पड़ता है। इसके बाद धमाका करवाया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इन धमाकों के पीछे कौन सी गैर मरई ताकत है जो रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में भी खून बहाने से बाज नहीं आती, और आखिर इन धमाकों से फायदा किसको पहुंचा। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, अफवाज पाकिस्तान जो रोज रोज दुश्मनान पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई में मसरूफ रहकर न सिर्फ वतन अजीज की बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत कर रही है बल्कि अंदरूनी दुश्मनों से भी बैक वक्त नबरदाजमा है, लेकिन दुश्मनों को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भा रहा और पहले कोयटा में धमाका करवाया जाता है और अब लाहौर में धमाका करके अमन को तबाह करने की कोशिश की जाती है। खित्ते में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर अगर इन वाकयात का जायजा लिया जाए तो हमें ये नजर आता है कि एक तरफ तालिबान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन तालिबान को ये महसूस होने लग गया कि मुज़ाकरात के नाम पर इनके साथ धोखा किया जा रहा है और अशरफ गनी जैसे अमेरिकन पपेट और इंडिया के मफादात को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिसके बाद तालिबान ने फैसला किया कि अफगानिस्तान में नेटो अफवाज और अफगान अफवाज के खिलाफ अल फतह के नाम से स्प्रिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया कि ये स्प्रिंग ऑपरेशन नेटो अफवाज की बाकियात का सफाया करके रख देंगी, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान अमरीका का कब्रिस्तान बन जाएगा। यानी बहुत ही खून रेज और होलनाक लड़ाई होने जा रही है। और खास तौर पर तालिबान ने यह भी कहा है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जब एक अमल का दुगना तिगना सवाब मिलता है तो हम जिहाद जैसे मुकद्दस फरीजे को कैसे छोड़ सकते हैं, और रमजान में शहादत का तो सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। यानी तालिबान ने अपनी कश्तियां जलाकर अपने दम पर अफगानिस्तान की जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। इसी तरह तालिबान की जानिब से इस ऐलान के बाद फौरन अमरीकी और नेटो अफवाज पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए, जिसमें काफी सारे नेटो और अफगान फौजी मारे गए। उधर दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान से अमन की भीख मांग रहा है और रोज रोज पाकिस्तान से अपीलें कर रहा है कि खुदारा कुछ करो वरना तालिबान हमें मार डालेंगे। एक तरफ अफगान सदर अशरफ गनी जिसकी नाकाम और निकम्मी हुकूमत जो टोटल इंडिया की बैसाखियों पर खड़ी है रोज रोज पाकिस्तान को धमकियां देते थे और पीटीएम और टीटीपी जैसी मुल्क दुश्मन तंजीमों को असला और फंडिंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करते रहे, और जब पाकिस्तान ने घुसकर टीटीपी और इंडियन एजेंटों के खुफिया ठिकाने तबाह किए तो अफगान सदर अशरफ गनी की चीखें निकलना शुरू हो गई। इसी तरह जब अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात छोड़कर अफगानिस्तान की इस निकम्मी और अक़लियती हुकूमत की ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दी तो अशरफ गनी को पाकिस्तान याद आ गया और फिर वजीर आज़म इमरान खान को फोन करके दरखास्त की कि हमारे और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जाएं और तालिबान पर प्रेशर डाला जाए कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर राजी हो जाएं। याद रहे कि इससे पहले अफगान सदर अशरफ गनी के तेवर कुछ और थे। जब वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए तो अशरफ गनी जैसा घटिया और इंडियन एजेंट पाकिस्तान से एहतजाज करने लग गया और अपना सफीर वापस बुलवा लिया। अगले दिन वजीर आज़म इमरान खान ने वजाहत की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगा बल्कि वहाँ के लोग ही अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन जब तालिबान मुज़ाकरात खत्म करके अल फतह नामी ऑपरेशन का ऐलान करते हैं और अफगानिस्तान और नेटो की अफवाज पर हमले करते हैं तो अशरफ गनी को दोबारा पाकिस्तान याद आ जाता है और वहाँ से दरखास्त करता है कि पाकिस्तान तालिबान पर प्रेशर डाले। यानी जब पाकिस्तान अमन की बात करे तो अफगानिस्तान को एनडीएस को मिर्चें लग जाती हैं और जब इनके अपने मुल्क में आग लग जाती है तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता है। इसी तरह पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान से कहा कि टीटीपी और पीटीएम को सपोर्ट करना बंद किया जाए और इन्हें मुकम्मल सबूत दिए कि पीटीएम और टीटीपी को इंडिया की जानिब से अफगानिस्तान के थ्रू पैसा और असला दिया जा रहा है। इसी दौरान ही कोयटा में धमाका किया जाता है और फिर बसों से उतार कर सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा जाता है। और इन वाकयात के ताने बाने तो ईरानी सरजमीन से जा मिले, जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया और ईरान से मुतालबा किया कि वो अपने यहाँ दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके बाद ईरानी
बॉर्डर को सील करने की बात हुई, जिस पर दोनों ममालिक की जानिब से इत्तफाक किया गया। और अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करने का तो काम पहले ही से जारी है, जिसका काम काफी सारा हो चुका। इसके बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पीटीएम का मुल्क दुश्मन अनासिर खास तौर पर इंडिया और अफगान खुफिया एजेंसी से फंडिंग लेने का जिक्र किया गया। इसके बाद नेशनल प्लान के दूसरे मरहले का ऐलान किया जाता है और ऑपरेशन का रुख अंदरून सिंध की जानिब मोड़ने की बातें की जाती हैं। इसी असना में नवाज शरीफ को मिलने वाली जमानत का इख्तिताम हो जाता है और जमानत में तोसी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी जाती है और फिर नवाज शरीफ को दोबारा कोट लखपत जेल भेज दिया जाता है, जिसके अगले ही दिन सुबह 8:54 पर लाहौर में दाता दरबार के गेट नंबर 2 पर धमाका हुआ और इस धमाके में 700 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल हुआ और इसके नतीजे में 10 अफराद शहीद और 26 अफराद जख्मी हुए। हमला आवर की उम्र 15 साल के करीब थी और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसका ताल्लुक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके से है और इसने एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब आकर अपने आप को उड़ा दिया। अब सवाल यह है कि कौन सा बदबख्त इंसान है जो रमजानुल मुबारक में मुसलमानों को शहीद करे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। खास तौर पर 15 साल से लेकर 17-18 साल के लड़कों को टारगेट किया जाता है। ये वो उम्र होती है जिसमें कुछ करने का जुनून सवार होता है और तरह तरह के वसवसे इस पर हमलावर होते हैं, जिसके लिए इसको रहनुमाई की जरूरत होती है। लेकिन ये मुल्क दुश्मन अनासिर इसी एज कैटेगरी के लोगों का इंतखाब करते हैं ताकि वसवसों में घिरा ये लड़का जल्दी इनके काबू में आ जाए। याद रहे कि मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसियां ब्रेन वॉशिंग करने के लिए बड़े बड़े नफ्सियाती माहिरीन का इंतखाब करती हैं, जिनकी सिफारिशात पर ऐसे लड़कों का इंतखाब किया जाता है जो 9th या मैट्रिक में हो, क्योंकि ऐसे लोग ट्रांजिशन के फेज में होते हैं और अपने लाउबाली और प्रॉपर गाइड न होने की वजह से भटकने का अंदेशा ज्यादा होता है। इसी तरह लाहौर में होने वाले धमाकों की टाइमिंग चेक की जाए और इसके बेनिफिशरीज को देखा जाए तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसमें वही लोग मुलविस हैं जो मुल्क में हालात खराब करके करप्ट माफिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसी तरह इन धमाकों का मकसद गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान की जानिब रुख करने वाले गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान आने से रोकना है, जिससे पाकिस्तान की सयाहत मुतासिर होने का खदशा है। इसी तरह ये वाकया उस वक्त रोनुमा होता है जब पीटीएम जैसी मुल्क दुश्मन तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया जाता है। इसी तरह चंद दिन पहले श्रीलंका में होने वाले धमाके और हिंदुस्तान में इख्तिताम पजीर होते इलेक्शन और अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों के तनाजुर में देखा जाए तो हमें ये नजर आता है कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी तालिबान की कार्रवाइयों का बदला पाकिस्तान से धमाकों की सूरत में लेना चाहती है। इसीलिए अफगानिस्तान से मुसलसल टीटीपी और पीटीएम को सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में माफिया फिर से मुतहरिक हो रही है और अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुल्क को अंदरूनी तौर पर खलफिशार का शिकार करके रियासत पर एनआरओ करवाने के लिए दबाव डाला जा सके। इसी तरह पीटीएम की नाकाम फिल्म के बाद शिया मिसिंग पर्संस के नाम पर कराची में सदर आरिफ अलवी की रिहाइश गाह के बाहर धरना दिया जा रहा है। यानी बिल्कुल वही फिल्म चलाने की कोशिश की जा रही है जो पीटीएम के लिए चलाई गई थी और इन लोगों का कहना है कि हमारे लोग गायब हैं, इनको बाजियाब करवाया जाए। इनको वफाकी वज़रा ने और इंटेलिजेंस हुकाम ने कहा कि ये लापता अफराद हमारे पास मौजूद नहीं, हम इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे। लेकिन इन लोगों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया और रियासत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यानी मिसिंग पर्संस के नाम पर रियासत के खिलाफ तशद्दुद और फसादात पर उकसाया जा रहा है। इसी तरह ये लोग मिसिंग पर्संस की आड़ में वही एजेंडा अपना रहे हैं जो पीटीएम ने मिसिंग पर्संस के नाम पर एजेंडा अपनाया था। यानी जिस तरह पीटीएम ने मिसिंग पर्संस के नाम पर रियासत के खिलाफ तशद्दुद और फसादात करवाने की कोशिश की, इसी तरह यही लोग ये काम कर रहे हैं। इसी तरह कराची के डीआईजी सीटीडी आमिर फारूकी ने इंकिशाफ किया कि जिन मिसिंग पर्संस के नाम ये लोग ले रहे हैं इनमें से ज्यादातर लोग तो टारगेट किलर्स थे जिन्होंने कई लोगों को कत्ल किया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके चंद लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों ने इब्तिदाई तफ्तीश में इस बात का एतराफ कर लिया कि वो 28 लोगों की रेकी कर रहे थे जिनको कत्ल करने के अहकामात इन्हें दिए गए थे और इनकी फंडिंग और इनकी माली इमदाद और इनकी तरबियत ईरान में हुई थी और ये लोग इन्हीं लोगों के लिए धरना दिए बैठे हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि टारगेट किलर्स से अपने आप को बरी करें और रियासत के हवाले करें, लेकिन ये लोग टारगेट किलर्स और दहशत गर्दों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनको मिसिंग पर्संस का दर्जा दे रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पीटीएम दहशत गर्दों को मिसिंग पर्संस का नाम देती थी। ये बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि रियासत के खिलाफ खामोशी से लिसानी मजहबी फसादात करवाने की कोशिशें की जा रही हैं और स्लीपर सेल्स जो मुख्तलिफ शक्लों में काम कर रहे होते हैं, इन सब का एक ही मकसद होता है कि रियासत में इंतशार और फसाद फैलाया जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों से बाखबर रहें और मुल्क पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ इत्तेहाद का सबूत दें ताकि मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।